में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी। एब्सेंट। दिखाई नहीं दे रहे थे। माननीय सभापति महोदय, 21 मार्च 2026 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना चौथा बजट प्रस्तुत किया और यहाँ पर इतना लंबा बजट भाषण दिया जो इतिहास में एक रिकॉर्ड बन गया। परंतु मैं कहना चाहूँगा कि ये बजट भाषण बजट पर कम और राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक उद्देश्य से दिया गया भाषण था और इस भाषण को राजनीतिक भाषण भी बोला जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि बजट भाषण में तो बजट अनुमान, बजट प्रावधान और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा होती है। परंतु इस बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने अधिकतर समय केंद्र की सरकार को, हिमाचल विधानसभा में विपक्ष को और पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसने में लगा दिया। पानी पी पी कर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, पिछली भाजपा सरकार और अब विपक्ष की आलोचना वो करते रहे। और मुझे लगता है इससे ये बात तो स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के फोबिया से ग्रस्त हैं, भाजपा फोबिया से ग्रस्त हैं। हालांकि राजनीतिक करने के, विपक्ष की आलोचना करने के अनेक मंच होते हैं, परंतु अगर इस बजट भाषण में भी उन्होंने आलोचना की है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वो भाजपा फोबिया से ग्रस्त है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बात आरडीजी की जा रही है, हमने पहले भी इस विषय पर विधानसभा के अंदर भी बातें की है, विधानसभा के बाहर भी बातें की है और मैं आज भी कहना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। उनको पता है, वो जानते हैं कि जब 15वें वित्त आयोग में आरडीजी टेपरिंग ग्रांट के रूप में दी थी तो अल्टीमेटली बंद होनी थी, परंतु अब बंद हो गई। ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के सिर फोड़ा जाए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस मुद्दे को भुनाया जाए, सिर्फ इस दृष्टि से मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भाषण दे रहे हैं और बातें कही जा रही हैं। ये संवैधानिक अधिकार है प्रदेश का। मैंने अध्यक्ष महोदय पहले भी कहा था, संविधान के सेक्शन आर्टिकल 275 भी, 280 भी, दोनों मैंने भी पढ़े हैं। कहीं भी आरडीजी, रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट शब्द आता ही नहीं है, तो आरडीजी कहां से संवैधानिक अधिकार हो गया? सेंटर फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस पर ग्रांट्स देगा, ये इनमें लिखा हुआ है। तो ग्रांट्स तो आ रही हैं, पहले से भी ज्यादा आ रही हैं, चाहे पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों की बात हो। उस ग्रांट में तो इस बार 2000 करोड़ की बढ़ोतरी है। चाहे अनटाइड ग्रांट जो आप चाहते हैं ना, वो नहीं मिलनी। मैं भी जानता हूं कि अनटाइड की चर्चा है, हाँ जी, पर मैं ये बताना चाहता हूं, आरडीजी रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट थी, इसलिए थी कि आप अपना राजस्व घाटा समाप्त करो। परंतु दुख का विषय है कि हिमाचल ने उस आरडीजी का उपयोग रेवेन्यू डेफिशिएंट को खत्म करने, राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए नहीं किया। हिमाचल इस आरडीजी का उपयोग
अपनी लोक लुभावने वायदों को पूरा करने के लिए करता रहा, जिसके कारण स्थिति यहां तक पहुंची। और अध्यक्ष महोदय, मैं अवस्थी जी को बताना चाहता हूं, बाप अपने बेटे को एक ही उम्र तक खर्चा देता है। 25-30 साल तक अगर बेटा ना कमाए तो कब तक खर्चा दिया जाएगा? हिमाचल तो 55 साल का हो गया। जब बेटा काम नहीं करेगा, कमाएगा नहीं, तो बाप के पास यही चारा है, खर्चा देना बंद करो ताकि वो मजबूरी में कमाए, खुद भी खाए, परिवार को भी खिलाए। तो इसलिए अगर हिमाचल ने अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास नहीं किया, अब वो रहेगा। आप हिमाचल की पैतृक संपत्ति आपकी है, हिमाचल की पैतृक संपत्ति कोई नहीं ले रहा, कोई नहीं छीन रहा अवस्थी जी, परंतु उसका उपयोग करना। अवस्थी जी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आरडीजी बंद होने के बाद पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री आदरणीय चिदंबरम जी से मिले थे। और अगर वो संवैधानिक अधिकार होता तो चिदंबरम जी कोर्ट जाने की सलाह देते, परंतु जब उन्होंने कहा कि इस पे भाई कुछ नहीं होना, तभी आप कोर्ट नहीं गए, तभी आपने बोला अब राजनीति कर लो, होना तो कुछ नहीं है। और आपने क्या किया? आरडीजी पर चर्चा की, सरकारी संकल्प पारित किया और इतिहास कायम कर दिया। 3 दिन स्थगित कर दिया, 30 दिन का अवकाश कर दिया। हम आरडीजी को लेकर प्रधानमंत्री वित्त मंत्री से मिलेंगे, परंतु हुआ क्या? मुख्यमंत्री जी 4 दिन दिल्ली रहकर आ गए, ना प्रधानमंत्री जी से मिले, ना वित्त मंत्री जी से मिले। ये तो आरडीजी के प्रति आपकी गंभीरता है। वहां क्या किया वो अलग विषय, उसकी चर्चा मैं कर सकूं, आज का विषय नहीं है। परंतु इसका मतलब है कि आरडीजी को लेकर आप भी गंभीर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि ये बजट मौका था। मुख्यमंत्री जी बार बार बातें करते हैं आत्मनिर्भर हिमाचल की, होना चाहिए। और ये बजट मौका था कि मुख्यमंत्री जी कुछ कड़े फैसले लेते, कुछ सही निर्णय लेते और हिमाचल प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करते, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोशिश करते। परंतु इस बजट में वो प्रयास दिखे नहीं। मात्र कुछ % सैलरीज की अस्थाई 6 महीने के लिए कटौती करके प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। आपको अनेक कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, फिजूल खर्ची पूरी तरह बंद करनी पड़ेगी, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रखनी पड़ेगी, आपको एक्साइज पॉलिसी में सुधार करना पड़ेगा, माइनिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी, आपको पर्यटन क्षेत्र में नए डेस्टिनेशन डेवलप करने पड़ेंगे। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि नई परिस्थितियों में आपको अपनी जो चुनावी गारंटियां हैं उन पर भी पुनर्विचार करना चाहिए था। और शायद वो सलाह आपके फाइनेंस विभाग ने आपको दी भी थी। उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपको वो एडवाइस दी थी, परंतु आपने वो एडवाइस नहीं मानी और आपने वही रास्ता चुना। हिमाचल प्रदेश को कर्ज में डुबोते चलो, कर्ज लेते जाओ, घी पीते जाओ। उसी रास्ते पर आगे आपने चलना शुरू कर दिया। और ये बजट ना तो आर्थिक सुधारों को लेकर है, ना वित्त अनुशासन को दर्शाने वाला बजट है, ना फिजूल खर्ची को कम करने वाला बजट है। ये बजट तो पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल पर चलने वाला बजट है। थोड़ा पॉलिटिकल फेवर डाल दिया है, पॉलिटिकल फ्लेवर डाला हुआ है, बाकी इस बजट में कुछ नहीं है। और सभापति महोदय, अगर मैं इस बजट की चर्चा करूं
53,928 करोड़ के बजट आकार का ये बजट 3586 करोड़ कम हो गया। ये चिंता का विषय, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कह सकते हैं आरडीजी खत्म हो गई इसलिए आकार कम हो गया। ये सिंपल बहाना है। ये तो अनपढ़ भी कर सकता है, ये तो कोई भी कर सकता है। आपकी कुशलता तब होती अगर आप आरडीजी बंद होने के बाद भी बजट आकार को बढ़ाते नहीं तो कम से कम वहां तो रखते। परंतु आपने आरडीजी का बहाना लेके बजट का आकार कम कर दिया। उसके कारण क्या हालात आगे होंगे आप देखते जाइए। मैं बताना चाहता हूं, यह बजट का आकार कम होने का कारण सिर्फ आरडीजी बंद होना नहीं है। आरडीजी बंद हुई है तो केंद्र सरकार ने उसकी एवज में अन्य जो अनुदान है उनमें बढ़ोतरी की है। सेंट्रल टैक्सेस के शेयर में बढ़ोतरी की है। और अगर उन बढ़ोतरियों को देखा जाए तो आरडीजी को कंपेंसेट करने का प्रयास हुआ है। परंतु आपने जो अपनी कमियां आपकी रही हैं उसके कारण आपके बजट का आकार कम हुआ। मैं अब उसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूं। आप जरा बजट के अंदर राजस्व प्राप्तियों की ओर नजर दौड़ाएं। रेवेन्यू रिसीप्ट्स आपकी क्या कहती है? क्या उसमें बढ़ोतरी हो रही है? आपकी राजस्व प्राप्तियों में जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। जितने टैक्स आप लगा रहे हैं, जितने कर आपने लगा दिए हैं, उस हिसाब से तो राजस्व प्राप्तियां बढ़नी चाहिए थी, कई गुना बढ़नी चाहिए थी। आपकी हालत तो यह है कि इस बार आपने अनुमान लगाया है कि 26/27 में राजस्व प्राप्तियां कम हो जाएंगी। 25-26 में 44,537 करोड़ और अनुमान है 2026-27 में 40,361 करोड़ रह जाएंगी। और इससे पहले भी अगर पिछले आंकड़े में गिनाऊं, आपकी बढ़ोतरी एक साल थोड़ी ठीक हुई है। 2023-2024 में 40,446 करोड़ थी, 2024-25 में 43,704 करोड़ हुई। परंतु पिछले साल 43,704 करोड़ से बढ़कर 44,537 पर गई। और इसमें राजस्व प्राप्तियों के अगर डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो स्टेट टैक्स कलेक्शन है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही, उसमें कमी हो रही है। अब स्टेट टैक्स कलेक्शन में क्यों कमी हो रही है उस पर आप विचार करें। 2024-25 में 26.78% और 2025-26 में 28.27% और इस बार 28.55%। ये क्यों बढ़ोतरी नहीं हो रही? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण वही है जो हम कल चर्चा कर रहे थे कि आप कर लगाकर, टैक्सेस लगाकर चीजों को इतना महंगा कर रहे हैं कि लोग हिमाचल में खरीदने की बजाय हिमाचल से बाहर से खरीद के ला रहे हैं। हिमाचल में सेल ही कम हो रही है। हिमाचल में सेल कम होगी तो टैक्स भी कम आएगा। यह टैक्स बढ़ाने का नुकसान है जिसको आप समझ ही नहीं रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पिछले दिनों खबर आई थी, शायद मैं, कि मुख्यमंत्री चंडीगढ़ गए। हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, परंतु इनके सिक्योरिटी वाले चंडीगढ़ किसी वाइन शॉप पे वाइन खरीदने लगे। क्यों खरीदने गए? आपने कार्रवाई करने का कुछ किया होगा, पता नहीं, उसकी जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। क्यों खरीद रहे थे चंडीगढ़? क्योंकि हिमाचल से चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा सस्ती है। आपने इतने टैक्स, इतने सेस लगा दिए हैं कि शराब महंगी कर दी है। पड़ोसी जो हमारा सीमावर्ती प्रदेश है, पड़ोसी राज्यों से जाके खरीदता है, चंडीगढ़ से खरीदता है।
तो जब आपकी सेल कम होगी, आप टैक्स बढ़ा भी ले, अल्टीमेटली टैक्स कलेक्शन अफेक्ट हो जाएगी। आप स्मगलिंग हो रही है आपको ध्यान में, तो उसको रोकना तो आपका ही काम। तो इसलिए उपसभापति महोदय, ये सरकार की जो पॉलिसी है बिना सोचा समझे टैक्स बढ़ाना, ये आपको फायदा नहीं दे रहा है, जनता पर बोझ डाल रहे हैं। आज सड़कें 4 लेन बन गई हैं, फायदे हो गए हैं, लोग चंडीगढ़ जाते हैं, वहीं से शॉपिंग करके लाते हैं। यहां तक कि अब तो लोग राशन भी पंजाब से लाते हैं, क्योंकि महंगाई आपने इतनी बढ़ा दी है। इसलिए ये जो टैक्स कलेक्शन का विषय है, इस पर सरकार को देखना चाहिए। पिछले कल भी हमने इस पर बात की थी। अब बजट के अगर पैमानों की बात करें, कल हमारे भवानी सिंह जी उछल उछल के बोल रहे थे, उछल उछल के बोल रहे थे हमारी सरकार ने प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दी, बहुत ज्यादा बढ़ा दी, केंद्र से ज्यादा बढ़ा दी। बोला अब मेरे को भी उछल के ही बोलना पड़ेगा ना। अब मैं बताना चाहता हूं, आपकी प्रति व्यक्ति आय अगर राष्ट्रीय स्तर से 57,000 करोड़ ज्यादा है, तो 2021-22 में जब जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, तब भी हमारी प्रति व्यक्ति आय 2,01,854 रुपए प्रति व्यक्ति थी, और राष्ट्रीय स्तर से 51,528 रुपए ज्यादा थी। तो ये कोई नई बात नहीं है। पर कैपिटा इनकम हिमाचल की पहले से ही ज्यादा है भवानी सिंह जी। सेब को इन 5 सालों में नहीं, 3 सालों में नहीं होने लगे, सेब पहले से हो रहा है। सुक्खू सरकार तो नहीं लाई, इसलिए समय समय की सरकारों ने काम किया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, इस प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में जो हमारी केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना है, जो केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना है, जो केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना है, जो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना है, उन योजनाओं का भी असर है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। आपकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर उतनी है जितनी 2021-22 में जयराम ठाकुर जी की सरकार के समय थी, 8.3%। तो आपके बजट के पैरामीटर्स कोई भी ऐसे नहीं है जिन पर आप बजट की तारीफ कर लो। और एक इंपॉर्टेंट बजट में भी लिखा, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बजट का, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने इस पर पिछले साल भी चर्चा की थी। इस पर सरकार ध्यान नहीं देती और ये इंपॉर्टेंट है। हम अपना सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाते नहीं है, जीएसडीपी बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी सकल घरेलू उत्पाद का 3% आप कर्जा ले सकते हैं। कर्जे की लिमिट ये तय करता है, कोई सरकार नहीं तय करती। ये आप यहां आरोप लगाते हैं केंद्र ने हमारी कर्जे की लिमिट तय की। नहीं भाई, आपका सकल घरेलू उत्पाद अगर 2,54,000 करोड़ है तो 3% तक ही आप कर्ज ले सकते हैं। इसलिए सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाओ। इसको कैसे बढ़ाएंगे? इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। पर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे नहीं। आपको तो वर्ल्ड ड्रग पार्क नहीं चाहिए, आप तो ये नहीं चाहिए, हम सस्ती जमीन नहीं देगा, आप तो हर जगह पैसे देखते। अरे इंडस्ट्रियलिस्ट तभी आएंगे जब उनको इंसेंटिव देंगे। हिमाचल प्रदेश में अधिकतर इंडस्ट्री तब आई थी जब आदरणीय अटल जी ने हिमाचल को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, इंसेंटिव दिए थे। उस समय ही इंडस्ट्रीज आई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो वो पैकेज वापस लिया था, उसकी समय सीमा कम की थी। आज आप जो इंडस्ट्रीज लिस्ट आ रहे हैं उनको इंसेंटिव ही नहीं दे रहे हैं, जो पिछली सरकार ने दिए उनको भी छीन रहे हैं। तो क्यों आएगा इंडस्ट्रियलिस्ट? जो बिजली हिमाचल में सस्ती होने का एक इंसेंटिव था उसको आपने महंगा कर दिया 20% बढ़ाकर। इंडस्ट्रीज आनी तो दूर, पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट भी छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए आपकी इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, नए शहर आप नहीं डेवलप कर रहे। अब जाके सोचने लगे जब समय विदाई का आ गया, अब कब शहर बनेंगे कब नहीं, परंतु हिमाचल को जो नुकसान होना था, ये सकल घरेलू उत्पाद का कम होना, ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। और सकल घरेलू उत्पाद राजकोषीय घाटा जो है
वो सकल घरेलू उत्पाद का 3% ही होना चाहिए। ये आपका 4% से ज्यादा बढ़ गया है। ये इससे भी बड़ा चिंता का विषय है, इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी सभापति महोदय, एक और उम्मीद थी हमें इस बजट से कि आप आरडीजी बंद हुई है, उसी का बहाना, हालांकि ग्रांट बढ़ाकर हिमाचल को कंपेंसेट किया गया है, अभी तो शुरू ही हुआ जी, 20 मिनट हो गए। ग्रांट्स बढ़ाकर आपको हिमाचल को कंपेंसेट किया, परंतु फिर भी हम इस बजट में अपनी कमिटेड लायबिलिटीज को कम कर सकते थे, परंतु हमने वो रास्ता नहीं चुना। और जो हिमाचल प्रदेश की कमिटेड लायबिलिटीज है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। अब कमिटेड लायबिलिटीज क्या है? हमने वेतन देना है, पेंशन देनी है, ब्याज की अदायगी करनी है, ऋण की अदायगी करनी है और स्वायत्त संस्थाओं को एड देनी है। ये कमिटेड लायबिलिटीज है। और ये हमारी जयराम ठाकुर जी की सरकार थी तो 71% थी, मतलब 100 रुपये आता था तो 26 रुपये वेतन पर, 15 रुपये पेंशन पर, 10 रुपये ब्याज पर, 11 रुपये ऋण अदायगी पर, 9 रुपये स्वायत्त संस्थाओं को जाते थे और 29% कैपिटल बचता था, आउटले, कैपिटल आउटले पूंजीगत कार्यों के लिए, डेवलपमेंट वर्क्स के लिए 29% था। और आज क्या हालत हो गई? आपने धीरे धीरे कमिटेड लायबिलिटीज को बढ़ाया, कैपिटल आउटले को कम किया और आज क्या हालत पहुंच गई कि कमिटेड लायबिलिटीज 71 रुपये से बढ़कर 80 रुपये होगी, 80% होगी और कैपिटल आउटले 29% से घटकर 20% रह गया। सीधा अफेक्ट विकास से, डेवलपमेंट से। अब ये पिछली बार 29 हमारे टाइम था, आपके टाइम 28 आया, 24 आया, 20 आ गया। अब ये 20% आने से कितना कम होगा आप अंदाजा लगाइए। और उधर से आपका बजट का आकार भी कम है। और अगर उसको कैलकुलेट करें तो 10,985 करोड़ बनते हैं। इससे हिमाचल में डेवलपमेंट होनी है। अब हमारे सदस्य मांगते हैं पैसे, पीने के पानी की स्कीमें कंप्लीट करो, उप मुख्यमंत्री जी बोलते मुख्यमंत्री से पूछो, मुख्यमंत्री जी बोलते केंद्र से लाओ। 3-3 लाख भी स्कीमों को पूरा करने के लिए प्रदेश के पास पैसा नहीं है। क्यों? आपने रखा ही नहीं है बजट में। ये जो आपने नुकसान प्रदेश का किया है, इसके दूरगामी नतीजे होंगे और हिमाचल को इसका बहुत बड़ा नुकसान। ये एक काम आप जो कर सकते थे, जो टाइम था करने का, वो आपने किया नहीं और आज उसका नुकसान हिमाचल प्रदेश को होने वाला है। जहां तक कर्जों का विवरण है, पिछले कल आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने विस्तृत चर्चा की, इसलिए मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले में रिकॉर्ड बना लिया है। क्या रिकॉर्ड बनाया है? कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे जयराम जी से कि नहीं, आपने जो है कर्जा आपके टाइम जो है 19,800 करोड़ नहीं 27,000 करोड़ था, मतलब 48,900 नहीं 76,000 करोड़ था। आप जो मर्जी आंकड़ा ले लो, परंतु पिछली सरकारों के 5 साल के आंकड़ों से आपका 3 साल का कर्जे का आंकड़ा ज्यादा है। आपने 3 साल में ही जो है इतना कर्जा उठा लिया कि पिछली सरकारों ने 5 साल में भी उतना नहीं उठाया था। ये रिकॉर्ड सुक्खू सरकार ने 3 साल में बना लिया। और दूसरा रिकॉर्ड ये है कि 1 लाख करोड़ की सीमा को पार करने का श्रेय भी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नाम है कि अब हिमाचल प्रदेश में 1,08,000 करोड़ कर्जा हो गया। यहां तक कर्जे को पहुंचाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। बाकी सभापति महोदय, जहां तक बजट की बात है, बजट को अनेक संज्ञाएं दी जाती रही हैं। कभी किसी बजट को दिशाहीन बोलते हैं, कभी किसी बजट को आंकड़ों का मायाजाल बोलते हैं, किसी बजट को घोषणाओं का बजट बोलते हैं, परंतु मैं कहता हूं कि ये बजट को तो सारी संज्ञाएं फिट बैठ रही है। कोई इस बजट की दिशा नहीं, कोई इससे प्रदेश को। अब मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं।
केंद्र ने बजट प्रस्तुत किया, एक लक्ष्य रखा, विकसित भारत 2047 में करना है, आत्मनिर्भर देश बनाना है। उन्होंने बजट में कोई भी लोक लुभावनी घोषणा नहीं की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर दिया, उन्होंने युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए नीतियां बनाई और इस तरह से हिमाचल के, हिंदुस्तान के बजट को पारित किया। परंतु इस बजट में क्या है, मैंने आपको बताया, प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर तो कोई प्रयास है नहीं। और जो घोषणाएं हैं वो अजीबोगरीब घोषणाएं हैं। और मैं तो इस बजट को ये भी कहना चाहूंगा कि ये तो एक ऐसा बजट है जिसमें घोषणाएं तो अनेक हैं परंतु वो पूरी नहीं होंगी। क्योंकि पिछले बजट की भी आप बात देखें, आपने 2023-24 के पहले बजट में घोषणा की थी कि हम 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बना देंगे। 2026 तो आ चुका है, 2026 आ चुका है। विक्रमादित्य जी, कहां है आपका ग्रीन एनर्जी स्टेट? आपने 2023 के बजट में कहा था। कौन करेगा आपके बजट की भाषण पर विश्वास जब आपके ऐसे ऐसे वायदे होंगे? और ग्रीन एनर्जी स्टेट तो छोड़ो, आप तो स्टेट को ग्रीन भी नहीं रहने दे रहे। इतना अवैध कटान हो रहा है कि जंगलों के जंगल साफ कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की ग्रीनरी को तबाह कर रहे हैं। आपसे क्या उम्मीद की जाए? आपने कहा 2023-24 में कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बना देंगे, नोटिफिकेशन जारी कर दी। क्या किया कांगड़ा के लिए? एक चिड़ियाघर तो आपसे 3 साल में बना नहीं। एक चिड़ियाघर 2023 से चर्चा हर बजट में सुनते हैं, अभी तक वो पूरा हुआ नहीं। क्या आप टूरिज्म के लिए कर रहे हैं? आप बात करते हैं नशा मुक्ति केंद्र, 2023 के बजट में कहा था नशे की इतनी बड़ी समस्या है, मुख्यमंत्री जी बच्चों के साथ दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, क्या क्या करते हैं। 2023 की घोषणा थी कंडाघाट में नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। पिछले साल कह दिया सिरमौर में खोलेंगे, अभी वहां भी कुछ नहीं हुआ। ये आपके बजट की घोषणाएं हैं। आपने तो अपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का भी नाम, उनके नाम से योजना चला दी, राजीव गांधी सब रोजगार स्टार्टअप योजना। क्या हुआ? कितने बच्चों को रोजगार मिला? कितने बच्चों को रोजगार मिला? ये आपकी योजना 2023 की है। इस बार आपने नई योजना शुरू कर दी, राजीव गांधी स्टार्टअप सब रोजगार सौर योजना। यार क्या अंतर है? आप क्या मजाक, किसका मजाक बना रहे हो? 2023 में कहते राजीव गांधी सब रोजगार स्टार्टअप योजना, अब कह रहे हैं राजीव गांधी स्टार्टअप सब रोजगार सौर योजना। ये क्या है? युवाओं के साथ तो मजाक है भवानी जी, ये तो माननीय राजीव गांधी जी का मजाक बना के रख दिया। उनकी भी आत्मा स्वर्ग से क्या कहती होगी कि क्या कर रहे हैं मेरे चेले, मेरे नाम का क्या उपयोग कर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि ना उसमें कुछ हुआ ना इसमें कुछ होगा, क्योंकि बजट ही नहीं है। आपने अनेक योजनाएं और चला दी, राजीव गांधी प्राकृतिक योजना। थोड़ा सा टाइम, 28 मिनट हो गए। कल सर 35 मिनट बोले लोग, तो बाकी लोग भी बोलेंगे, अभी बहुत लंबी लिस्ट है, बाकियों को टाइम कट होगा। बाकी सर जो आपने कर्मचारियों के बारे में जो भी बजट में घोषणा होती कभी समय पर, चाहे एरियर की बात हो चाहे कोई बात हो। और मैं तो ये कहना चाहूंगा ये सरकार बाकी वर्गों के तो विरोध में है ही, कर्मचारियों की विशेष रूप से विरोधी है, जिनको हर बार आश्वासन देकर उनकी इच्छाओं पर पानी फेरने का काम आप करते हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा ये बजट गुमराह करने वाला बजट है। और गुमराह आप किनको करते हैं? जो आम आदमी है। और इस बजट में भी आपने उन 1 लाख अति गरीब परिवारों को गुमराह किया है जो बेचारे गरीब हैं, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया है। सहारा क्या दे रहे हैं मैं बता रहा हूं। आपने बोला हम आपके परिवार को सुखी परिवार बनाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे? 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। कौन सा गरीब परिवार है जो 300 यूनिट खर्च करता है? बताओ मुझे। 300 यूनिट खर्च करने वाला गरीब हो सकता है क्या? तो आप क्यों मजाक बना रहे हो? वो तो 100 यूनिट तक भी नहीं पहुंचता, और 100 यूनिट तो जयराम जी दे रहे थे फ्री।
125 दे रहे थे। आपने उनसे मजाक किया कि आपकी गरीबी का मजाक उड़ा दिया। वो तो 100 यूनिट तक खर्च ही नहीं करते, आप 300 यूनिट, तो क्या बोल रहे हैं। आपने क्या कहा, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना देंगे 1500 रुपए परिवार की बहन को। मैं पूछना चाहता हूं अवस्थित, इधर 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 प्लीज प्लीज प्लीज, मैं पूछना चाहता हूं कि इन अति गरीब परिवारों की महिलाओं को, जिनको पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपए मिल रही है, क्या वही देंगे या और सुख, ये जो योजना उसमें और देंगे? स्पष्ट करें। और देंगे स्वागत है योजना का, अगर नहीं देंगे तो आप उनका मजाक बना रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। प्लीज वाइंड अप प्लीज। और ये भी बताएं एक परिवार की कितनी महिलाओं को देंगे, आपने इसमें भी मेंशन नहीं किया है। 1 को देंगे, 2 को देंगे, 3 को देंगे, फिर आप कहते हैं हम उनको पक्का मकान बना के देंगे। योजना कोई नहीं है। अरे पक्के मकान तो प्रधानमंत्री आवास योजना में आधे बन गए हैं, आधों का जो है ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है, उनके बन जाएंगे। आप अपने आप ही श्रेय ले रहे हैं। करना कुछ नहीं है, और 1 लाख परिवारों को चिन्हित करके हमने आपके लिए कर दिया। ये बल्ले बल्ले लेने का ये काम आप कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपका ये बजट गुमराह करने वाला बजट है। और प्रदेश के गरीब, आप भेड़ पालकों के 100 रुपए उन समर्थन, 100 रुपए आता रेट कब है, ज्यादा ही रहता है उनका। मछली का 100 रुपए समर्थन मूल्य, मछली 150-200 से कम बिकती कब है? आपने सिर्फ समर्थन मूल्य ही घोषित करने देना तो है नहीं, क्योंकि वहां तक रेट ही नहीं आना। आप अदरक कह रहे 30 रुपए, कब आता है 30 रुपए अदरक? आप किसको गुमराह कर रहे हैं? हाँ 200 आती है मछली, मैं तो कह ही रहा हूं। समर्थन मूल्य का तो तब फायदा है अगर मछली का रेट 100 से कम आ जाए, सरकार 100 रुपए लेगी, तो 100 से कम तो आता ही नहीं है। इसलिए हैं जी, प्लीज 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 वाइंड अप प्लीज। बाकी अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, 2-3 मिनट लगेंगे। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार केंद्र की योजनाओं के सहारे चली है। कल माननीय विक्रमादित्य सिंह जी भाषण दे रहे थे और कह रहे थे हमने सड़कें बनाई, केंद्र से 4580 करोड़ रुपए लाए, और कह रहे थे हम लाए, हमारे प्रयास, हमने डीपीआर दी, प्रदेश सरकार ने कोशिश की। बिल्कुल की। फिर आरडीजी पे क्यों नहीं हुई? फिर आरडीजी पे क्यों नहीं हुई कोशिश? ये नहीं। आपने अगर कोशिश करके, आपकी ही कोशिश से पीएमजीएसवाई का पैसा आया, आपकी कोशिश से सीआरएएफ का पैसा आया, आपकी कोशिश से जल जीवन मिशन का पैसा आ रहा है, तो आरडीजी क्यों नहीं आई? आप क्या कहना चाह रहे? आप ये कहना चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने प्रयास नहीं किए इसलिए नहीं आई। आपका निशाना हम नहीं थे, आपका निशाना मुख्यमंत्री सुखविंदर सुख थे। इसलिए मैं आपकी बात को काट नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं, आप कल भाषण दे ही उनके लिए रहे थे। एक शेर भी हेलीकॉप्टर वाला उनके लिए ही पड़ा। आप माननीय सर से प्लीज वाइंड अप प्लीज। और हेलीकॉप्टर का जिक्र किया कि हेलीकॉप्टर, मुख्यमंत्री जी हेल्थ में नेशनल हेल्थ मिशन पर चर्चा कर रहे थे। नेशनल हेल्थ मिशन में डॉक्टर से लेकर फार्मासिस्ट तक, आउटसोर्स एम्प्लॉय तक सैलरी बढ़ाने की घोषणा करते रहे, हमारे साथी मेज थपथपाते रहे। पैसा कहां से आ रहा है? विक्रमादित्य कहां से आ रहा है? केंद्र से आ रहा ना। जब केंद्र से आ रहा फिर घोषणा क्यों कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो लिखो कि केंद्र सरकार द्वारा पैसा ये आ रहा है, मोदी जी का धन्यवाद। आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की चर्चा करो, लिखना। ऐसा ही बोलते हैं। ऐसा ही बोलते हैं। प्लीज वाइंड अप। सभापति महोदय, मैं निंदा करता हूं जो पिछले कल विधायक क्षेत्र विकास निधि कम हुई। इस निधि के कम होने का नुकसान हमें नहीं है। गांव-गांव में जो छोटे विकास कार्य होते हैं, छोटी संपर्क सड़कें, रास्ते, कम्युनिटी सेंटर, महिला मंडल भवन, युवक मंडल भवन, वो बनने प्रभावित होते हैं। निंदा की बजाय रिक्वेस्ट कर लो ना कि बढ़ा उसको रिस्टोर कर दिया। इसलिए
मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, मैं आपसे भी एक कदम आगे बढ़ के कह रहा हूं। आपने वेतन कटौती की, हम कुछ नहीं बोलते, आपने और करनी और कर लो, पर ये विधायक क्षेत्र विकास निधि बंद मत करो, ये कम मत करो, ये कम से कम उतनी रखो, समय पर जारी करो, और जो इस साल की एक किस्त नहीं दी है उसको 31 मार्च से पहले दीजिए। वो बजट की अनाउंसमेंट है, वो बजट की अनाउंसमेंट 4 किस्तें हैं, आपने 3 दी हैं। आप भी बोलो सभापति महोदय, आप तो एमएलए की वकालत करते हैं, 31 मार्च से पहले 34 किस्त विधायकों को मिलनी चाहिए। और अगले साल से भी अगर आपने, वैसे तो मैं कहता हूं 2 करोड़ 20 लाख है, सभा का आंकड़ा लगा दो, 2.25 लाख कर दो, हम सनातनी 2.25 करोड़ कर दो, हम सनातनी है, कुछ आपके नाम लग जाएगा, बढ़ जाएगा। ना भी बढ़ानी ना बढ़ाओ, पर कम मत करो, ये मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से। ये रास्ते बनने, हाँ थैंक यू, ये रास्ते बनने कितने जरूरी है। मैं आपको अपनी विधानसभा क्षेत्र का, आपकी जो योजनाएं हैं कुछ ठीक भी है। हमारे कामधेनु संस्था है, गांव गांव से, घर घर से दूध खरीदती है, उनकी गाड़ी तब गांव गांव पहुंचती है जब वहां के लिए विधायक निधि से, सांसद निधि से सड़कें बनी हैं। आप मिल्क फेडरेशन से दूध खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे? कोई दूध देने वाला 5 किलोमीटर पैदल नहीं आएगा, उनके गांव को, उनकी पालंगरी को जीपेबल ही रोड बना होगा तो दूध आएगा। आप रोबोटिक सर्जरी ला रहे हो, और रोबोटिक सर्जरी तो छोड़ो, पेशेंट हॉस्पिटल भी तब पहुंचेगा अगर उसके घर नहीं तो गांव तक सड़क जाती होगी, नहीं तो पालकी पे उठाने वाले भी आजकल मिलते नहीं हैं। इसलिए ये विधायक क्षेत्र विकास निधि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको यथावत रखा जाए। ये मेरा अंत में सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि ये बजट मैंने खुद बनाया, अधिकारियों ने नहीं बनाया, और जो ये खाली पुलाव वाला बजट है, और जिस तरह का ये बजट है, मैं कह रहा हूं ठीक है मुख्यमंत्री ने बनाया होगा, अगर अधिकारी बनाते तो कुछ तो यथार्थ रखते, कुछ तो यथार्थ स्थिति रखते। फिर कहते मैं रात को सोचता था, सवेरे अधिकारियों को निर्देश देता था। रात को तो भाभी जी सोचने का टाइम नहीं होता, रात को कौन सोचता है? रात को तो सपने देखे जाते हैं। इसलिए ये बजट यथार्थ वाला बजट नहीं है, ये सपनों का बजट है, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों का। और ऐसे सपने हैं जो कभी साकार नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए पैसा ही नहीं। इसलिए सभापति महोदय, ये जो बजट है ये दिशाहीन भी है, ये कोरी घोषणाओं वाला बजट भी है, आंकड़ों का मायाजाल भी है, जनता को गुमराह करने वाला भी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंगेरी लाल के हसीन सपनों का बजट है, यथार्थ में कुछ नहीं है। इसलिए मैं इसका समर्थन